खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें मुझे लगता है कि हम सबको उस पर गंभीर विचार करना चाहिए और सरकारें उसके लिए कितने जिम्मेदार हैं नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि समाज की बड़ी जरूरत है और हमें खुद को सजग रहना होगा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उन मंदिरों में मासूम के साथ होने वाले उन कृत्यों को लेकर के, जो मुझे लगता है कि हर किसी को झकझोर देता है। किसी एक बच्चे की घटना ये जरूर नहीं कि उस परिवार तक ही सीमित हो, उन सब पेरेंट्स के जहन में वो गहरे घाव पैदा करती है कि जो जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं। हम बात करें चाहे कुछ पहले के इश्यूज की, या फिर गुड़गांव के रेयानी स्कूल की, या फिर राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ के उस स्कूल की, या बाड़मेर के स्कूल की। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के वो मंदिर जिनमें पढ़ाई के नाम पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। सभी स्कूल्स ऐसे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एक भी स्कूल होता है तो दहशत और संदेह पैदा करता है। हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम, मनोचिकित्सक, भाजपा से शील दाभाई जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, और शैलेश नाथ सिंह जी खुद स्कूल संचालक भी हैं और बच्चों के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन हम पूरा जो मामला है आप एक बार हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। ये है गुड़गांव का रेयान स्कूल, जो कि 5 सितारा होटल से कम नहीं है। पिछले दिनों यहाँ कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक मां ने अपना बच्चा खेलते हुए स्कूल भेजा, लेकिन वहां से उसकी मौत की खबर आई। ये पहली घटना नहीं है जब स्कूल में बच्चे ने जान गंवाई हो। इससे पहले भी दिल्ली के एक नामी गिरामी स्कूल जीटी गोयनका स्कूल में भी एक बच्चे की रहस्यमयी स्थितियों में मौत हो गई थी। इन घटनाओं से ये साबित हुआ है कि जो स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित समझे जाते थे वे अब सुरक्षित नहीं रहे। समाज के नैतिक पतन का असर इतना ज्यादा है कि शिक्षक जैसे रिश्ते लगातार शर्मसार हो रहे हैं। प्रदेश के अजीतगढ़ और बाड़मेर में स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं इस बात का सबूत है। प्रद्युम्न की हत्या हो या स्कूली बच्चों के साथ यौन अपराध, ये सभी घटनाएं उस जगह अंजाम दी गई हैं जहां बच्चों को शिक्षा का उजियारा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। ये सभी घटनाएं समाज में पनपी विकृति की तरफ भी इशारा करती हैं, किस तरह से समाज का पतन चरम पर पहुंच रहा है। केंद्र ने भी गुरुग्राम की घटना और दिल्ली में एक छात्रा से बलात्कार की घटना के बाद चेतते हुए देश भर में विद्यालयों में सुरक्षा मापदंडों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति बनाने का आज फैसला किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के बीच एक बैठक के दौरान ये फैसला किया गया। इस तरह के घिनौने अपराधों को रोकने में समाज और स्कूल और प्रशासन सभी को आगे आना होगा। जो वर्तमान दौर में सामने आ रहा है उससे अभिभावकों के मन में भय और अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। इनको रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। स्कूल में जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है उनका वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड की उपेक्षा किसी भी सूरत में नहीं की जानी चाहिए। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी नजर होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का स्कूल के कैंपस में आना, वॉशरूम में जाना या कॉरिडोर में घूमना, इन सारी चीजों पर निगरानी करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो भी आपने सुना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बात स्कूल्स की नहीं है। आज जो घटनाएं हो रही हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे अगर हम गौर फरमाएं तो उसमें साफ दिखाई देता है कि 70% जो मामले हैं वो माइनर जो
विक्टिम्स है उन्हीं के साथ हो रहे हैं। तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, यानी कि मासूम ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना शिक्षा के उन मंदिरों में सुरक्षित है। ये तस्वीर जो सामने आ रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं हम सामाजिक और नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं। और समाज में अगर इस तरह की संस्कृति हुई तो कोई अंतर नहीं रहेगा कि बच्चे कहने लगेंगे कि जानवरों से ज्यादा हमें शायद इंसानों से डर लगने लगा है। चलो डॉक्टर अनीता, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा कि जो स्थितियां बन रही हैं ये अचानक बन रही है या फिर हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि समाज कहीं विकृति की ओर अग्रसर हो रहा है? क्या माना जाए इससे? नहीं, देखिए, अगर पर्टिकुलर अपन साइकोलॉजिकल टर्म बोले तो जो लोग ये बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं उनको साइकोलॉजिकल टर्म में या साइंटिफिक टर्म में स्पीडोफिलिक बोला जाता है। ये जो विकृत मानसिकता होती है पहले भी मौजूद थी और अभी भी है, पर आजकल जो है कि नशा बहुत ज्यादा हो रहा है, मीडिया का असर बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने जो संस्कारों का पतन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से धीरे धीरे करते हुए अब ये ज्यादा बढ़ रही है और लोगों में जागरूकता भी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर कोई केस आता है तो पहले जहां घरों में कोई केस होता है तो दबा दिया जाता था, पर अगर अभी कोई केस होता है तो लोग बताते हैं, बात करते हैं। तो ये सब चीजें अगर देखें तो केसेस हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, पहले भी थे अब भी थे, पर अब केसेस बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस कह सकते हैं इसे, अवेयरनेस भी और लोगों की विकृत मानसिकता भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही है। उसकी वजह से आजकल केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि अगर कोई बच्चे के साथ, किसी मासूम के साथ, कोई 3 साल के बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसकी तो मानसिकता बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एक बीमार मानसिकता का आदमी है, उसको तो ऐसा लगता है कि इलाज की जरूरत है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की, उसका पूरा तरीके से उपचार हो, इसकी जरूरत है। शैलेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप तो खुद भी एक स्कूल रन करते हैं और बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहां चूक हो रही है कि जिसे हम कह सकें कि वास्तव में बच्चे बिल्कुल जिन स्थानों पे हम देखना चाहते हैं, जिस सुरक्षा के साथ में, खिलते चुलबुलाहट के साथ में, वो कहीं दहशत में जी रहे हैं? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, इसमें रोल कई लोगों का है, गवर्नमेंट का है, स्कूल ओनर का है, स्कूल टीचर, बच्चा जिससे भी इंटरेक्शन में है, जिसके भी गार्जियनशिप में है, उसका उसमें रोल है। हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है, स्कूल मैनुअल हमारे पास कोई भी नहीं जी। आप ये देखें कि जो सिक्योरिटी मैनुअल होता है, आप किसी भी विदेश में जाएं, वहां बच्चों के स्कूल्स के लिए एक सिक्योरिटी मैनुअल है, वो कन्फाइंड होता है कि ये रूल्स तो स्कूल के लिए फॉलो होने चाहिए। ये ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो रूल्स बनाए, रूल्स बना के कन्फाइन करे, एक जगह करे, और वो सभी स्कूलों को दे दिया जाए कि आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे एक छोटी सी चीज होती है सिक्योरिटी कैमरा, आप प्रद्युमन वाले केस में देखें, वो कैमरा बंद मिला, कैमरा था लेकिन बंद मिला। कैमरे का विजिलेंस 2 रूल होता है, कैमरा एक तो पास्ट की चीजें दिखाता है, दूसरा डर पैदा करता है, थर्ड आई का जो डर होता है वो कैमरा पैदा करता है। प्रद्युमन केस में आप देखें कि वो अंदर चला गया, बाथरूम के अंदर, बच्चे का जो बाथरूम यूज करने के लिए था उसके अंदर वो चला गया, उसके अंदर जाने का उसको एक्सेस मिल गया बाथरूम का, इसका मतलब स्कूल मैनेजमेंट की गलती है। बच्चों के बाथरूम में अगर कोई 3rd ग्रेड का कर्मचारी स्कूल का जा रहा है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप प्रद्युमन केस में बाथरूम को हटा दीजिए, उसके एक्सेस को हटा दीजिए, वो घटना शायद 90% नहीं होती, वो नहीं होती 90% घटना। लेकिन ये चीजें, अब ये स्कूल मैनेजमेंट की बात आ जाती है, स्कूल मैनेजमेंट के बाद टीचर्स आते हैं, फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर बच्चा आता है। बच्चे को अवेयर किया जा सकता है, उसको एक हेल्पलाइन दी जा सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन दी जा सकती है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें ऑल ओवर द स्टेट, ताकि बच्चा निडर होकर बता सके, क्योंकि 80% घटनाएं तो आपको पता नहीं चलती, 10% घटनाएं वो हैं जो टीचर्स को पता करती हैं, वो स्कूल की बदनामी की वजह से प्रिंसिपल को नहीं बताता, अपनी नौकरी जाने की वजह से प्रिंसिपल को नहीं बताता। 10% घटनाएं, 8% घटनाएं ऐसी हैं जिसको स्कूल ओनर को पता चल जाता है, वो नहीं बताता। 2% घटनाएं ऐसी हैं पेरेंट्स को पता चल जाता है, वो स्कूल ओनर के पास आते हैं, वो उसको मना कर देता है। ये तो हुई प्राइवेट स्कूल्स की बात। सरकारी स्कूल में तो इससे भी बुरा हाल है, वहां तो बच्चा डर जाता है, मार्क्स की वजह से डर जाता है, टीचर की डांट की वजह से डर जाता है, और उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं होते नॉर्मली। तो वो जो नॉन एजुकेशन है और वो जो फियर है, वो इस चीज को दबा देता है। चलिए जी, लेकिन नॉर्म्स तो बने हुए हैं सिक्योरिटी के भी, और नहीं, कन्फाइंड नहीं है। आप देखें कि ये स्कूल सेफ्टी मैनुअल्स हैं, ये विदेशों में चलती है किताब, ये स्कूल वाले को पढ़ने के लिए दी जाती है और ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें से सारी चीजें हैं, विजिलेंस कैसे रखें, काउंसलिंग कैसे करें, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। प्राइवेट सेक्टर में जब स्कूल कोई भी लेकर के आता है तो उसके लिए कैमरे से लेकर के आप टॉयलेट्स की सुविधा होगी, आप फीमेल टीचर्स कितने हैं उनके साथ में
एक जो एक गाइडलाइन बनाई हुई है वो लोग, वो गाइडलाइन कन्फाइंड नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में एक बार किसी चीज को आपने लिख दिया और उसके बाद में कोई देखने नहीं जाता है। ज्योति जी, यह मैं आपसे मुखातिब हूंगा। देखिए, आप एक जिम्मेदार पद पे भी जयपुर में रह चुकी हैं और आप बहुत नजदीक से देखते हैं, और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स बच्चों की आदतें, बच्चों के बारे में बहुत नजदीक से देखता है। पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कभी स्कूल में भी जाने का मौका मिलता है, देखने का भी मौका मिलता है, तो सारी चीजें देखते हैं। चूक कहां होती है? अगर नियम कायदे बने हुए भी हैं, ये जहमत कोई नहीं उठाता कि जाकर के हम सडन इंस्पेक्शन करें? देखिए, मैं बात को यहां से शुरू करना चाहूंगी कि एक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज की है, तो वो ये कहेंगे हम हमारे बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये उसका पहला सेंटेंस होगा। और जिनको हम अपने जीवन में इतनी प्राथमिकता देते हैं, आज उनके साथ जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बढ़ रही हैं, मैं अनिता जी ने कहा कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन घटनाओं की जो हम संख्या को देख रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो छोटी बच्चियों को के यौन शोषण से हो, चाहे वो बच्चों के, न केवल बच्चियों के बल्कि बच्चों के भी उनको भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि हरेस करने की बात हो, या स्कूल्स में जाकर के जिस तरह की घटनाएं, कभी टीचर के बहुत ज्यादा मारने की, कभी बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की, इस तरह की घटनाएं। और अब तो अति हो गई, जिस तरह की घटना हम सुनने में देखते हैं कि स्कूल में हत्याएं तक हो जाएं, तो ये तो कहें कि एक लिमिट को भी हमने क्रॉस कर दिया है, जो कह सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों में ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारे जीवन के सबसे प्राथमिक लोगों में जो हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में हम बिल्कुल नजरअंदाजी अपनी व्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं दिखाई देती है। स्कूल्स तो ऐसा लगता है जैसे आजकल कॉमर्शियलाइज स्ट्रक्चर वहां पर बहुत ज्यादा हो गया है। वहां तक भी ठीक है, यहाँ तक स्थिति है कि पेरेंट्स हर तरह की फीस देने को भी तैयार हैं, उसके बावजूद भी अगर आप नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं तो ये तो सीधे तौर पे क्राइम है, सीधा एक यूं कहें कि अपराध की श्रेणी में स्कूल्स को सीधे। और आप मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किसी जगह पे अगर आज आप पड़ोस में भी बच्चे को छोड़ करके जाते हैं, तो वो पड़ोसी भी इतनी जिम्मेदारी महसूस करता है, आप उसे घर में छोड़ के कि भाई मेरे पास रहते हुए इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जहां आप बच्चे को छोड़ते हैं, जहां बच्चे को भेजते हैं, उसकी ऑटोमेटिक, ये हमारे सामाजिक दायित्वों में भी ये चीज ऑटोमेटिक आनी चाहिए कि इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आज हम जो स्कूलों में जो देख रहे हैं, या और जगह हम जहां देख रहे हैं, जैसे आप कोचिंग सेंटर्स पर चले जाइए, वहां इतना ज्यादा दबाव, प्रेशर, हम लगातार वहां पे घटनाएं देखते रहते हैं। तो वो जो एक सामाजिक दायित्व के नाते भी, कानूनी रूप से तो अभी शैलेश जी ने बिल्कुल बताया ही कि ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है, पॉलिसीज बनना बहुत जरूरी है, सब बहुत जरूरी, लेकिन एक सामाजिक दायित्व के नाते भी अगर बच्चा घर से स्कूल पहुंच रहा है, तो स्कूल की बस में जहां से वो चढ़ता है, डेफिनेटली जहां से वो पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल के सुपुर्द कर देता है, वहां से जिम्मेदारी स्कूल की शुरू हो जाती है, और ये जिम्मेदारी बनती है स्कूल संचालकों की। एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए, सरकारें हैं, सरकार गाइडलाइन सबकी बनी हुई है कि आपके किस कलर की बाल वाहिनी होगी, कैसे कलर की बस होगी, उसकी यूनिफॉर्म क्या होगी, उसमें किस तरह का हॉर्न होगा, कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सरकार जिस वक्त हो, उसे अपनी जिम्मेदारी इस मामले में बहुत ज्यादा स्वीकार करनी चाहिए। आज हमारे देश के भविष्य, उन बच्चों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल इस मामले में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रांग एक्शन, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद सरकार की संवेदनशीलता की जो कमी हम देखने को लगते हैं। आप किसी घटना से तो जागे, कहीं तो जागे। आप भरी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, यौन शोषण की घटनाएं हो जाती हैं, टॉर्चर हो जाता है, मर्डर हो जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से वो जो एक एक्शन प्लान जो बनना चाहिए किसी घटना के बाद भी, मुझे लगता है कि स्कूलों में तो अगर एक बार भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान हो जाता और एक बार सुविधाएं हो जाए, तो शायद साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो वो ऐसी जगह नहीं, जहां ऐसी भी जगह नहीं है जहां रोज आपको सुविधाएं आपको
मेंटेन करनी होगी। एक बार अगर लग गया, कैमरे चालू हैं, एक बार अगर आपकी गाइडलाइन को वो फॉलो कर रहा है, एक बार स्टाफ का वेरिफिकेशन हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, तो ये सब चीजें एक कंटिन्यू बहुत लंबे, लेकिन सरकारों को अभियान चला देना चाहिए ऐसी घटनाओं के बावजूद, लेकिन इन सब चीजों की निश्चित रूप से बहुत 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 कमी जो है वो महसूस की जा रही है। चलिए शील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये घटना पर्टिकुलर है, कुछ दिनों से आ रही है, हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है कि जब घटना होती है तभी, यानी कि हमारी पोजीशन ये एक्शन प्लान के लिए ये हो चुका है कि जब प्यास लगती है तो भी कुआं खोदा जाता है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाकर के देखें, सडन इंस्पेक्शन करें। आज प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकार के नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। कई नामचीन स्कूल ऐसे हैं कि मंत्री, ये तो पता नहीं मजबूरी क्या है कि एक जिम्मेदारी होती है कि आप कहीं पर भी जाकर के आप देख सकते हैं, वहां का एमएलए होता है, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, पूरी तरह से देख सकते हैं कि इस स्कूल में ये चीजें हैं कि नहीं। जैसा भी शैलेश जी ने बताया, और बताया क्या, ये तो सब जगह मालूम भी है कि उसका कैमरा तक चालू नहीं था। ये कुछ चीजें देखी जानी चाहिए कि गर्ल्स स्कूल है तो वास्तव में गर्ल्स के लिए वहां पर प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है। अगर कोविड स्कूल है तो उसमें गर्ल्स की क्या स्थिति है, बॉयज की क्या स्थिति है, ये कोई देख करके जाने की इच्छा है। कभी सुना है कभी किसी ने जाकर के यहाँ पे एकदम किसी ने छापा डाला हो, जाकर के देखा हो किसी स्कूल में? ऐसा डर क्या है प्राइवेट स्कूल से? सरकारी स्कूलों में तो चलिए सरकार के अधिकारी देखते हैं, गांव का सरपंच चला जाता है, दूसरे लोग चले जाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स में क्यों नहीं देखा जाता? योगेंद्र जी, आपने अभी सही कहा कि हमारे देश में कुछ ऐसी परंपरा है कि जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद हम जागते हैं। आप निर्भया कांड कर लीजिए, जिस समय ये हादसा हुआ लोग इतने पीड़ित थे, इतने हतप्रभ थे कि इतना आक्रोश था कि पूरे देश की जनता सड़कों पर आ गई। उसके बाद में बहुत कठोर कानून बने, नियमों में संशोधन भी हुआ। अब यही हाल जो गुड़गांव में हुआ, जो बच्चे के साथ में हुआ, उससे भी आज लोगों का दिल, दिमाग और कहना चाहिए मानवता को झकझोर कर रख दिया है। आज पूरा देश का हर आदमी ये सोचने को मजबूर है कि आखिर हमसे गलती कहां हो रही है, आखिर हम इन ऐसे अपराधियों को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं हम जो प्राइवेट स्कूलों पर हम इतना ट्रस्ट करते हैं, माँ बाप अपने जीवन की पूंजी उनके पढ़ाई लिखाई में लगा देती है, वहां पर वो सुरक्षित क्यों नहीं है? तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। सरकार ने, अभी मैं बात ज्योति जी भी कह रही थी, मैं हरियाणा की भी बात करूं, हरियाणा सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, स्कूल को बंद भी करा दिया, अरेस्ट भी हुए और सीबीआई जांच भी बिठा दी। लेकिन वही बात वही आती है कि घटना के बाद में हम करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है, कहते हैं कि पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। अब तो इसका कुछ ना कुछ ऐसा हल होना ही चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, बिना भय के जाएं, उनमें किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कल ही वो जो अपनी मंत्री मेनका गांधी हैं, मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर के अध्यक्षता में एक कल कमेटी बनी है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। मैं एक बात जानना चाहूंगा, करीब 2 साल पहले की एक नामचीन स्कूल्स की चेन है, उसमें इस तरह की घटना हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ हुआ उसके बाद में? कमेटियों से क्या रिजल्ट निकलने वाला है? मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि आज प्रद्युमन लौट के नहीं आ सकता, या किसी राजस्थान की बात करें जिस बच्चे के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और उसके बाद में उसका अबॉर्शन हुआ, स्कूल संचालक, टीचर, क्या ये वास्तव में वो बातें नहीं? वो मासूम जिन्हें पता ही नहीं है कि हम फिल्में तो दिखाते हैं कि व्हाट इज द गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें दिखाते हैं, लेकिन मैंने जो कहा, किसी भी राजनीतिक दल में ये एक्शन प्लान किसी ने सोचा है कभी? हो सकता है आप लोगों के फ्लैगशिप योजनाएं हो, आप लोगों की एजुकेशन प्राथमिकता में उसे खारिज नहीं कर रहा। हाँ। आप लोगों के दोनों ही पार्टियां हो चाहे तीसरी पार्टियां हो, आप लोग चुनाव से पहले एक्शन प्लान बनाते हैं कि हम बूथ लेवल पे जाएंगे, हम मतदाता के बीच में जाएंगे और जगह जाएंगे। ये कोई नहीं सोचता है कि हमें स्कूलों के बीच जाना है और वहां पे बच्चों को बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब दखल होता है तो मुझे लगता है कि कान भी खड़े होते हैं, लेकिन हमने ऐसा एक माहौल बना दिया कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स में तो हम जा ही नहीं सकते। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं, कई स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे आप बात कर लीजिए कि सर ये काम है, वहां जाकर के एक बार आप देखें, यार हमारे उसमें नहीं है तो हम कैसे जा सकते हैं? कैसे नहीं जा सकते? क्या ऐसे अधिकार दे दिया कि अगर सीबीएसई की स्कूल अगर किसी स्टेट के अंदर है, आप उसमें सडन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते? आपके सेक्रेटरी जी घबराते हैं वहां जाने से। ऐसा क्या हुआ बना दिया कि सीबीएसई की स्कूल हम जा ही नहीं सकते? ये तो नामचीन स्कूल है। वजह साफ है कि वो इतना बड़ा उनका होरा बना दिया कि वहां पे सीनियर ऑफिसर्स उनके बच्चे पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं, तो एक संरक्षण उन्हें मिला हुआ है।
ये वजह नहीं है? नहीं, रूल्स बन जाते हैं, कोई घटना होती है, रूल्स बन जाते हैं। बिल्कुल, रूल्स उसी समय बनते हैं जब घटना होती है। घटना होती है, उसके बाद नहीं देखा जाता। बाद वो 1 महीने बाद आप देखेंगे वही पूरी चीज वापस चलेगी, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। नहीं योगेंद्र, मॉनिटरिंग करने वाला ही नहीं है, जो ये कमेटी बनी है, ये मतलब समय एक निर्धारित करेगी, इस समय में रूल रेगुलेशंस बनाएंगे और उनको पालना करनी होगी। जैसे अभी छोटी सी चीज है, तो ये इसीलिए है कि गाइडलाइन नहीं है, पूरी गाइडलाइन नहीं है, वो टुकड़ों में गाइडलाइन आएंगी जैसी घटना होती है, इसमें सारा जैसी घटना होती है वैसी गाइडलाइन आती है। किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था एक बच्चे की डेथ हो गई, नहीं 60 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें स्पीडोमीटर लगा दीजिए। स्पीडोमीटर की गाइडलाइन 10 साल पुरानी है। हाँ है, को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसको अभी आज भी नहीं करेगा। एक एक्सीडेंट होगा, कुछ दिन तक चेक होगी, उसके बाद फिर नहीं। मैं तो यहाँ पे दूसरा, कुछ दिन तक भी चेक हो रही है क्या डर उस अपराधी में आ रहा है कि मैं तो एक स्कूल की घटना हो गई, मैं तो ये मानती हूँ कि अगले दिन तो कम से कम आपकी पुलिस इतनी एक्टिव होनी चाहिए थी, आपकी सरकार इतनी एक्टिव होनी चाहिए थी, एक डर सारे स्कूलों में हो जाए, वो तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन सरकार की तरफ से वो एक्शन दिखाई नहीं देता, वो डर जो पैदा होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। हरियाणा के केस में तभी कंट्रोल हो पाएगा। आप सरकार की जिम्मेदारी से बचने के लिए हर बात को अगर ऐसे कह दें, सरकार तो मिलकर के करना पड़ेगा, और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो सरकार तो करेगी ना, सारी जनता करेगी। हरियाणा के केस आती नहीं, और ये केस तो नहीं, हरियाणा के प्रदूषण के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, स्टेट पुलिस, उस पर विश्वास करना चाहिए था, उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। आपने तुरंत चेंज कर दी, इसलिए अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का विश्वास नहीं है। नहीं, देखिए उन्होंने आप मॉरल देखें, पुलिस का मॉरल गिर गया। बहुत बड़ा स्कूल है, इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत आरोप लगा सकते हैं। एक बात जानना चाहता हूं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सीबीआई में कौन है? सीबीआई में कोई एलियंस तो है नहीं, सीबीआई के अंदर भी वो स्टेट पुलिस का एक ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग हैं वही लोग हैं। आपने भरोसा नहीं किया, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने देते, उसके बाद आप संतुष्ट नहीं होते। लोगों इतना सीरियस पुलिस को आप साथ दीजिए, पुलिस करेगी आपका काम। देखिए यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा, पूरी पुलिस देखिए दोनों तरह की बातें थी, कुछ लोग सीबीआई की मांग भी डिमांड करने लग रहे थे, लेकिन राजनीतिक दल सरकारें हमेशा उस पंगे से बचना चाहती हैं जिसमें कहीं सोल्डर्स पे हमारे पे दबाव नहीं पड़े कि आप पे प्रेशर है। सीबीआई की जांच देकर के एक बार के लिए खट्टर साहब ने पीछा छुड़ा लिया, उनके घर पे जाके उनके पेरेंट्स के आंसू पहुंच करके। वजह ये नहीं है, क्या सीबीआई की जांच से वो रास्ते साफ हो पाएंगे? मैं एक बार अनीता जी आपके पास में आना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों ने बहुत डीपली स्टडी भी करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी होंगी, कई जगह की इस तरह की घटनाएं आती होंगी। मैं उस बाल मन की स्थिति को जानना चाहता हूं कि वास्तव में, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, पड़ोस में बच्चे हैं, आज स्थितियां ये हो गई हैं कि किसी की नीयत भी साफ है तो शक के दायरे में, ऐसा ये तो मुझे लगता है कि स्थितियां ये हो चुकी है कि कोई किसी के साथ में लिप नहीं दे सकता। बिल्कुल, हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हम उनको पॉजिटिव थिंग्स भी सिखाते हैं, हम उनको गलत चीज क्या है उसके बारे में भी बताते हैं। पर अगर हम अपने बच्चे को हर चीज गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत इंसान है, आपका ड्राइवर भी गलत है, आपका टीचर भी गलत है, आपके मामा भी गलत है, आपके चाचा भी गलत है, अगर हम इतनी नेगेटिविटी बच्चे के अंदर भर देंगे तो वो कैसे खिलेगा? कैसे उसके अंदर ट्रस्ट आएगा कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करूंगा, या मैं अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करूंगा, या हस्बैंड पे ट्रस्ट करूंगा? तो वो ट्रस्ट वाली फीलिंग तो खत्म ही हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स का एक रोल बनता है कि वो बच्चे को सही तरीके से सिखाए, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या गुड है, क्या बैड टच है, वो उसको बारे में बताए। ठीक है, कुछ चीजें होती है, ये सबसे तय है कि जो बच्चों के साथ ऐसा करते हैं उसके अंदर 80% केसेस के अंदर वो बच्चों के जानकार ही होते हैं। ये भी तय, सिर्फ 10 या 20% 15% केसेस के अंदर कोई बिल्कुल अटैक करता है। अभी तक के रिपोर्ट्स के अनुसार यही है। बिल्कुल, टीचर्स होते हैं, अपने बच्चों को उनके पास भेजते हैं पेरेंट्स के, हमारे टीचर्स के पास जाके हमारे बच्चे सेफ है, पर फिर उसके आगे टीचर्स क्या कर रहे हैं वो कैसे पहचाने? सबसे पहले होता है कि बच्चा एकदम से आपको नहीं बोलेगा कि मेरे टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों? क्योंकि तो उसको पता ही नहीं कि सेक्सुअल अब्यूज क्या है, क्या चीज गलत है, क्या मेरे साथ गलत हो रहा है, क्या अगर मुझे थप्पड़ मारा है वो भी गलत है, अगर मुझे किस किया है तो वो भी गलत है, अगर मुझे पैट किया तो वो सही है या गलत है? वो कैसे बताएगा कि बच्चा कि अगर मुझे पीठ पे पैट करा है, अगर किसी टीचर ने शाबाशी दी है तो वो कहाँ गलत है कहाँ सही है? तो बच्चा ऐसे नहीं बताता है। ये पेरेंट्स का होता है कि बच्चे के बिहेवियर को नोटिस करे कि बच्चा किस तरीके से। कई बार होता है कि बच्चा मना कर देता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं इस मेड के पास नहीं रहूंगा, या मैं इस ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगा। तो माँ बाप सोचते हैं इसको स्कूल नहीं जाना है, ये बहाने कर रहा है, तो ठीक है उसको डांट देते हैं। दे डोंट लिसन कि मेरा बच्चा क्या कहना चाह रहा है। वो आपकी जिम्मेदारी है, आप समझो। आपसे ज्यादा बेहतर आपके बच्चे को कौन समझेगा कि आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है? कुछ साइंस होते हैं
बच्चा उस जगह पे जाने से डरता है या उस आदमी के साथ जाने से डरता है, ठीक है, वो आपको बार बार कहेगा कि मुझे नहीं जाना है। स्कूल्स में होता है तो बच्चा मना कर देता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, या स्कूल जाने के टाइम पे बोलता है मेरे पेट दर्द हो रहा है, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे बुखार आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। कोई भी ऐसे लक्षण वो बताएगा जो कि शारीरिक होते हैं, मानसिक लक्षण थोड़ा ना बताएगा कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, बच्चे ऐसे नहीं बताते। बच्चे शारीरिक लक्षण के रूप में अपनी मन की व्यथा बताते हैं। जब बार बार बच्चा ऐसा कह रहा है तो आपको चेतना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, फिर आप वहां जाके डिटेल में बात करो कि क्यों बच्चा ऐसा कह रहा है। दूसरी बात होती है कि ना बच्चे को आप बिल्कुल बताओ कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। जैसा मैंने कहा कि बच्चे टीचर्स शाबाशी देते हैं, बहुत से बच्चे शाबाशी देते हैं, तो कई बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं। इस सब घटनाओं के बाद में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि कौन से पॉइंट्स है जिसपे कौन से आपके शरीर के हिस्से जिसमें अगर कोई दूसरा आपके टच करता है तो आपको चिल्लाना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। आप 3 साल के 5 साल के बच्चे को ये एजुकेशन देना शुरू करो कि कोई भी आपको छूता है, कोई भी आपको करता है तो आप जोर से चिल्लाओ। दिस इज, क्योंकि चिल्लाने से क्या होता है, सामने वाला जो आपको अटैक कर रहा है या जो कुछ करना चाहता है वो एकदम से डर जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी या जो उसका रेस्पेक्ट है वो खोना नहीं चाहता एकदम से। टीचर्स है, उनकी एक वो गांव में एक शाख बनी हुई कि हम टीचर्स है। अगर बच्चा चिल्लाएगा तो वो नहीं चाहता कि मेरी वो खराब हो। तो सबसे पहले बच्चे को सिखाओ कि कोई भी ऐसी घटना हो तो चीखे, चिल्लाए, वहां से भागे, बिल्कुल भागे, बाइट। दिस इज समथिंग, आपके पास ये हथियार है। छोटा बच्चा बहुत जोर से भी काट देगा तो एकदम से वो बौखला जाएगा, देन यू कैन रन। दिस आर समथिंग जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। तीसरी एक चीज होती है, कई बार क्या होता है बच्चा बोलता नहीं है पर ड्राइंग, पेंटिंग्स, अपने उसका वो होता है कि वो क्या बना रहा है, किस तरीके के गेम खेल रहा है, उसको आप नोटिस करो। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अगर टीचर्स उनको अब्यूज कर रहे हैं या बड़े अब्यूज कर रहे हैं तो वो अपने छोटे जिनके साथ वो खेलते हैं उनको साथ वैसे ही अब्यूज करते हैं। जैसे टीचर्स ने उनको थप्पड़ मारा या कोई लैंग्वेज उनको बोली तो वो गेम खेलते हैं ना छोटे बच्चे एक साथ, तो अपने से छोटों के साथ वो वैसा ही यूज करेंगे। जैसे उनके थप्पड़ मारा तो छोटे बच्चों को थप्पड़ मारेंगे। उन्होंने बोला ओ डार्लिंग तो वो छोटे बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे कि ओ डार्लिंग इधर आओ। देन यू हैव टू कीप वॉच कि आपका बच्चा क्या खेल रहा है, किस तरीके से खेल रहा है। पेंटिंग्स के अंदर शो करता है अपना बच्चा, पेंटिंग्स डल रहेंगी, दुखी उदास पेंटिंग्स ज्यादा बनाएगा। छोटा बच्चा रो रहा है, एक उसके साथ बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, मीन्स समथिंग जो आपके बच्चे के अंदर वो बता सकता है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि घर से ही सब चीजों को देखना, ऑब्जर्व करने की जो चीजें होती हैं घर से आवश्यकता होती है। और देखिए सरकारों के भरोसे, सरकार भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की है, लेकिन कितनी हो सकती है। बच्चा आपका, हमें महत्वपूर्ण इशू यह है कि बच्चा हमारा है तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। और इस विषय पे अगर हम रहेंगे कि सरकारें कुछ नहीं करें, सरकारों के वक्त ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको अपने, जैसे कहा जाता है कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करे, बच्चे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, वो अमूल्य धरोहर है जिसके लिए हमारी खुद की अपनी आवश्यकता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से कि आखिर होना क्या चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिरों में जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सरकारों के भरोसे पेरेंट्स रह सकते हैं और रहें भी क्यों ना, क्या मॉनिटरिंग का अभाव है, आखिर घटनाओं पर लगाम कब लगेगा। बच्चे जिस तरह से दहशत में जी रहे हैं, वो उम्र जिसको किसी भी तरह का बर्डन या कहें कि किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। अगर वो मासूम, अगर जिसे आजादी से पहले से ये कहा जाता है कि बच्चे किसी भी मुल्क के भविष्य होते हैं, और अगर उन भविष्य से पहले से ही चिंता के शिकार होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दौर में चले जाएंगे। और बात यह है कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दिशा में जाएगी। ज्योति जी, इस विषय पे इश्यू ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं या सरकार किसकी है, वजह यह है कि रास्ते क्या निकाले जाने चाहिए।
मैं तो इसीलिए शुरुआत भी नहीं की थी पॉलिटिकल। मैं इस मामले में बिल्कुल पॉलिटिकल हूं भी नहीं। मैं ये मानती हूं जो सरकार जिस वक्त सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी सरकार हो वो ये कह करके कि पहले भी ऐसा तो था तो आज भी हो रहा है तो होने दो, या आगे भी ऐसा हो जाएगा सरकार तब आप कितना कब, मैं नहीं, जो जिस वक्त प्रेजेंट में वर्तमान में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसको अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। केवल पिछली सरकारों पे या आगे आने वाले समय पे ब्लेम करने से ये मेरा एक व्यक्तिगत इसमें मेरी राय है। लेकिन मैं अनिता जी की बात से भी सहमत हूं, बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चा हमारा है, पेरेंट्स का है और उसको उसका ध्यान रखना चाहिए। वो उसमें हम मानते हैं पेरेंट्स की साइड से भी बहुत सारी कमियां कई बार देखने में आती हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, ये सब चीजें भी आती हैं। वहां पर इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। लेकिन हम जिस विकृत मानसिकता की बात कर रहे हैं वो मानसिकता में जब तक सुधार नहीं हो तब तक हमारे बच्चे सेफ नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उस विकृत मानसिकता में आप जो कह रहे हैं कि मानसिकता में परिवर्तन आए, मैं मानती हूं मानसिकता में परिवर्तन डर से आएगा। उस अपराधी को अगर सजा मिलेगी, सरकार की तरफ से वो एक्शंस नजर आएंगे, एक जैसे हम जो सेफ्टी मैनुअल की जो बात कर रहे हैं, जो रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने की बात कर रहे हैं, उनसे उन अपराधियों में डर पैदा होगा, तब उनकी मानसिकता में और तब उनके व्यवहार में हम परिवर्तन को देख पाएंगे। ये मेरा इस मामले, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि कम से कम कोई घटना अगर हो जाए और खास तौर से ऐसी झकझोरने वाली घटनाएं जब हो जाए, उसके बाद तो कम से कम सरकारों का एक ऐसा एक्शन प्लान, एक कमेटी गठन कर देना और लंबे समय के लिए कोई आप नीति बना रहे हो वो एक अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन तुरंत प्रभाव से एक ऐसा एक्शन प्लान जो कि एक स्कूल में नहीं हो रही होगी, ये घटनाएं और भी स्कूलों में होगी। अगर तुरंत एक्शन प्लान अगर इस तरह का अप्लाई हो जाए, सारे स्कूलों में एक साथ इतनी धरपकड़ हो जाए, इतनी नॉर्म्स की चेकिंग हो जाए कि एक डर वहां पर पैदा हो जाए, तो हो सकता है उस समय हम और अपराधियों को पकड़ सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक सके। ये एक संभावनाएं बनती हैं। वो एक्शन प्लान जो है वो आज सरकारों में नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए बार बार इस तरह की घटनाओं हम देख रहे हैं, बल्कि लगातार कि इस तरह के अपराधी बच जाते हैं। मैं तो अभी जिक्र भी हो रहा था यहाँ पे चर्चा से पहले, अभी शैलेश जी ने भी कहा क्या अशोक को सजा हो पाएगी, वो प्रद्युम्न का जो हत्यारा है क्या उसको सजा हो पाएगी, क्या वो सबूत मिल पाएंगे जो उसको उस सजा के लेवल तक ले जा सके? क्योंकि हमने बहुत सारे मामले ऐसे देखे हैं, आपने हिट एंड रन का केस भी देखा होगा जिसमें होटल से बाहर निकलते हुए देखा गया, शराब पीने की पुष्टि हो गई, उसके पता नहीं कैसे कौन सी FSL रिपोर्ट आ गई और वहां पर सब कुछ खत्म हो गया मामला। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सिस्टम में खामियां जिसकी वजह से रास्ते निकाल लिए जाते हैं और इसी वजह से कि जो एक्यूज्ड है वो बच जाता है और हम केवल चर्चाएं करके रह जाते हैं। शील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिम्मेदारी काफी हद तक ये बात सही है कि सरकारों की बनती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एक मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, समाज में वो एक जागरूकता की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सजा होती है केवल सजा नहीं है कि प्रद्युम्न का केस हो या दूसरे बच्चे का केस हो, सजाएं नजीर भी होती हैं कि दूसरे के हम अगर ऐसी सजा देंगे कि कहीं अगर उस चीज को तुरंत पकड़ पाएंगे तो अपराधी बदमाशी करने से पहले इस बात का ख्याल जरूर करेगा कि उसके साथ ऐसा हुआ था। क्या वजह है कि दुबई जैसी जगह पे अपराध की स्थिति क्या है, आंकड़े क्या आते हैं, क्या हो गया वहां पे? ऐसा हमसे बहुत छोटा सा देश है जहां पे आप देखे घटनाओं की, हमारे यहां क्यों नहीं आता? गलियां क्यों निकाल ली जाती है कि वो उसका परिचित है, वो उसके रास्ते निकाल ली जाते। 3 दिन पहले की घटना है फ्राइडे की, उदयपुर में एक स्कूली बस से एक छोटी सी बच्ची 3 साल की मासूम, जब वो ड्राइवर बैक ले रहा होता है तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसको किस तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश 5 घंटे तक चलती रही कि कैसे भी करके इस मामले को रफा दफा किया जाए। क्यों किया जाए? योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने बच्चों में ये एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा कि अगर स्कूल में आपके साथ कोई भी घटना होती है या कोई भी किसी भी तरह से परेशानी आती है तो आप निसंकोच पेरेंट्स को आके बताएं। अब अपन सीकर की घटना की बात करते हैं तो बच्ची के साथ जो इतने दुष्कर्म होते रहे तो वो डर के मारे नहीं बता पाई। एक बच्चों में अपने में ये भय निकाल देना चाहिए और जो भी असलियत है पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। मैं समझती हूँ एक तो शुरुआत अगर यहां से होती है तो वो जो अपराधी तक तुरंत पहुंचा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक शोषण का शिकार होते हैं बच्चे, वो शायद उस पर लगाम लग पाए। मैं शील जी की बात से एक मिनट शील जी, लेकिन अगर उस बच्चे को इसी बात का एहसास हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो उसी घटना को रोक नहीं देगा वो भी,
यही तो सबसे बड़ी बात है कि मैं बिल्कुल इसी पे आ रही हूँ कि इसके साथ ही हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी बिल्कुल शुरुआत से बच्चों को देनी चाहिए। अभी मैं उसमें सीकर वाली एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगी। हम सबसे पहली जिम्मेदारी उन बच्चों पे डालना चाहते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि अरे आप अपराधी के अंदर डालने शुरुआत तो अपराध कैसे करने वो लड़की हिम्मत होती तो आके बताओ अपराधी हमारे लिए ज्यादा बड़ा बच होना चाहिए। मैं इस पर सरकार जानना चाहूंगा उसको बताना चाहिए कि करने वाले अपराधी के मन में डर होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो सकता है, सजा मिलेगी डर होना चाहिए। जितनी जल्दी पकड़ा जाता है उतनी जल्दी उसको सजा मुझे बोलने दें। हम स्कूल में 220 दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या हम 10 दिन पेरेंट्स को नहीं पढ़ा सकते? कहां से अवेयरनेस आएगी? पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है। बच्चे में दम कहां से आएगा कि वो आके किसी घटना के बारे में बताए? आप पेरेंट्स को 10 दिन पढ़ाओ। मैं एक बात जानना चाहूंगा कुछ नहीं होगा। सरेश सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप तो बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स को पढ़ाइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों को वो प्रॉपर टाइम देते हैं कि जिसके अंदर कहा जा सके कि अपनी पीड़ा बच्चे बता सकें? देते हैं इतना टाइम? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप जाकर के देखिए कितने पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं, जाते हैं और बात करते हैं कि मैम ठीक है बच्चा, कि जब आपके पास फुर्सत नहीं है तो मैम की तरफ से भी ठीक है, चॉकलेट पकड़ाएंगे, जाइए साहब। नहीं, मैं बड़े तो ये बड़ी इसमें स्कूल को कंपल्सरी करना पड़ेगा। कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। स्कूल नियम से चलता है, डिसिप्लिन से चलता है। डिसिप्लिन का एक पार्ट पेरेंट है। पेरेंट को अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटा सकते। सरकार मैनुअल बना के दे सकती है, सरकार मॉनिटरिंग कर सकती है, स्कूल वाला रोज खड़ा होकर देख सकता है कि वो मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है, उसकी पालना हो रही है। लेकिन बच्चे के अंदर हिम्मत वो उसका पेरेंट ही डालेगा। बच्चा एक फियर साइकोसिस से ग्रसित हो गया है, बच्चा एक फियर साइकोसिस में है, पेरेंट एक फियर साइकोसिस में है। बच्चे के साथ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, पहले वो बच्चा डर के मारे पेरेंट्स को नहीं बताता, पेरेंट्स को बता देता है, पेरेंट्स स्कूल से निकाल देने के डर से स्कूल वाले के पास नहीं जाता, स्कूल वाला जान जाता है, वो नाम खराब होने के बाहर नहीं जाता। तो ऐसी घटनाएं फिर क्या है, उस जो कल्प्रिट है उसकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल अपराधी अगर हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? जब हम पेरेंट्स को स्कूल में लाके 10 दिन नहीं पढ़ा सकते तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम समाज को क्या दे रहे हैं? अपने पास निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पूरे भारत ने उसका साथ दिया था निर्भया का, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ था सबको पता है, एक अपराधी छूट गया था। मेरे पास एक बच्ची आई, शी वॉज 14 years old, शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय हर चचेरा भाई। तो उसके घर वाले लेकर आए कि ये दुखी उदास है, आप इसको ठीक कर दो। मैंने उसकी काउंसलिंग करी। उसने बोला कि जब मैंने अपने भाई को बोला, चचेरे भाई को बोला कि मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगी और मेरे माँ बाप मेरा साथ देंगे, तो उसने उसके बाल पकड़ के कहा कि तेरे माँ बाप मेरे को जेल में नहीं पकड़ा सकते, और दूसरी बात है कि अगर तुम पुलिस में खबर भी कर दोगी तो मैं नाबालिग हूं, मुझे 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन देके मुझे छोड़ देंगे। क्यों ऐसी घटना हुई? क्यों? क्योंकि जो टीवी पे दिखाया गया, उस घटना के बाद दिखाया गया, ये तो एक रियल इंसिडेंस है जो मैंने सुना है, जो उस घटना के बाद हुआ है। मतलब ये कि आप अपराधी को सजा देते हो, अगर पूरे देश में वो दिखाया जाता है तो उसका एक मैसेज पड़ता है। अगर आप अपराधी को सजा नहीं देते हो, ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आप उसको आइडेंटिटी छुपा रहे हो, आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हो और उसको बता रहे हो कि ये छुपाया जा रहा है कि ताकि ये आगे सुधरे, तो उसका मैसेज समाज में क्या जाएगा? मैं भी घबराई थी, मेरी भी बच्चियां हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कल को वही इंसान अगर हमारे बगल में घर में लेकर रह जाए तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सरकार ने छुपा दी है। मैं तो ये पूछती हूँ, आज हमारी मीडिया के अंदर हर दूसरे दिन एक मैसेज आता है, एक यूट्यूब आता है कि इस लड़की के साथ ऐसा हुआ। शायद यूपी में भी एक है ना, यूट्यूब पे मैसेज आया था, फेसबुक पे मैसेज आया था, सबने देखा था कि एक छोटी बच्ची जा रही है अपनी मम्मी के साथ और उसके साथ 10 लोग घूम रहे थे और उसको परेशान कर रहे थे। ये मैसेज बहुत वायरल हुआ था, इतना वायरल हुआ था, क्या सरकार को, क्या पुलिस को उन लोगों के चेहरे नहीं दिखे थे? दिखे थे ना, और वो लाइव सबूत था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। पर उसके बाद क्या एक भी मैसेज ऐसा आया कि सरकार ने, पुलिस ने, किसी ने भी उनमें से एक भी जने को पकड़ा हो और दिखाया हो यूट्यूब पे कि ये है वो अपराधी? हम क्यों डरते हैं कि अपराधी की वो हम छुपाते क्यों? एक मीडिया हमारे एक प्रॉपर है कि हम किसी भी अपराध को, ठीक है आप मानते हो कि है ना, जब तक अपराध साबित नहीं होता वो अपराधी नहीं है, तब तक आप उसको छुपाते हो।
जब अपराधी बिल्कुल साबित हो गया है 100%, तब तो कम से कम अगर 2-4 मैसेज पूरे न्यूज़पेपर में भी मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि ये अपराधी और इसकी ये सजा हुई है, अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या यूट्यूब में देखा हो या फिर फेसबुक पे देखा हो। हमेशा सिर्फ यही देखा जाता है कि इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। अगर हम 1-2 मैसेज भी ऐसे भेज देंगे ना कि इस अपराधी को सजा मिली है और ये वो अपराधी है, इनके ये चेहरे हैं, अनिता जी, बड़े केसेस में ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन प्रद्युमन के साथ जिस दिन घटना हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रद्युमन के साथ घटना हुई, प्रद्युमन की घटना के बाद पेरेंट्स सारे स्कूल के बाहर थे। ठीक दूसरे दिन दिल्ली के शाहदरा में टैगोर पब्लिक कोई स्कूल है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, वैसे मैं ले रहा हूं, कोई स्कूल में 5 साल की लड़की के साथ क्लासरूम में रेप का अटेम्प्ट हुआ। उसका एक केस दर्ज किया गया, विकास कुमार गिरफ्तार किया गया, एक भी पेरेंट स्कूल में नहीं गया। ऐसा क्यों? दूसरे दिन की घटना, यूट्यूब में सारे चल रहे हैं, सारी न्यूज चल रही है। विकास कुमार वो वहां का चपरासी था, 3 साल से वहां नौकरी कर रहा था, वो भी एक सीबीएसई स्कूल था, वहां पे तो कोई ऐसी घटना नहीं। कोई पेरेंट नहीं गया प्रोटेस्ट करने के लिए कि मेरे बच्चे डर गए। यहाँ दूसरे एक बात और मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन का आंसर दें, क्या हो सकता है? एक बात और जानना चाहूंगा कि ऐसा है कोई वजह कि लोग पचने में नहीं पसना चाहते हैं, जैसे अनीता जी कह रही हैं? मेरा अपना मानना है कि देखिए क्या है कि अगर हम किसी को, मेरा ये मानना है कि कहीं पे भी अगर किसी को सजा दी जाती है वो एक नजीर भी होती है। कानून हमेशा नजीर से भी चलता है कि उस वक्त ऐसा हुआ था कि अभी भी ऐसा होता है। एक्शन जो लेने का तरीका है या फिर हमारा कानूनन जो प्रक्रिया है काफी लेंदी है, काफी लंबी है, तो इस वजह से भी समय के साथ साथ सब चीजें धूमिल होती चली जाती हैं। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि पहले राजस्थान में पूर्ववर्ती जब आप लोगों की सरकार थी कि केस ऑफिसर स्कीम में इस तरह की चीजें लेके आएंगे, पास को लगाया जाएगा, हाँ ये सब कुछ होता है। बिल्कुल हुआ क्या लेकिन उसमें नहीं बने, आज तक नहीं बने। जुवेनाइल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो कि 3 महीने में उसको डिसाइड करें, एक सीमित समय में उसको डिसाइड करें केस को। बिल्कुल नहीं, वो तो इसलिए भी होना चाहिए कि अगर वो बच्चा बेकसूर है तो वो सजा क्यों भुगते? मतलब बिल्कुल वो भी होना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा भी नहीं हो कि किसी को उठा के फिट कर दो फास्ट ट्रैक में, क्योंकि अगर वो लंबा चलता है केस और अगर वो बाय द वे जिसको आपने अरेस्ट किया है और वो अगर बेकसूर है तो वो कितनी बड़ी सजा भुगतता है। तो अगर वो जो मासूम जो बेकसूर को अगर सजा मिल रही है तो भी गलत है, और अगर कसूरवार लंबे समय तक बच रहा है तो भी गलत है। तो ऐसे केस मेरा ये कहना है, बाबा राम रहीम के केस में एक केस में और उनके ऊपर दर्ज है, वो डेली सुनवाई हो रही है। बिल्कुल ये जुवेनाइल केस में डेली क्यों नहीं होती? होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और हम राम रहीम के केस की अगर बात कर रहे हैं, उसने कब शिकायत भेजी थी प्रधानमंत्री को? कब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें और कब जाकर एक्शन हो रहा है? ये तो इस बात को साबित करता है। ये तो एक मतलब मेरा ये कहना है कि जुवेनाइल के केस में, जुवेनाइल हैरेसमेंट, चाइल्ड हैरेसमेंट के केस में आप ये सोचिए कि हिम्मत, मैं दूसरी तरह से सोचना चाहती हूँ। आज ठीक बात है, हमें पेरेंट्स को, हम उस बात को नकार नहीं रहे हैं कि बच्चों को हमको इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, हमको पेरेंट्स को इस जिम्मेदारी को नहीं समझना चाहिए, ये सब बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या सबसे पहला काम उस अपराधी में उस अपराध को करने के लिए डर पैदा करना नहीं होना चाहिए? सबसे फर्स्ट चीज तो वो जरूरी है। अपराधी तो अपने ही तो बच्चों में से बनते हैं, अपराधी कोई अब कहां से आ जाते हैं? अपने संस्कारित करना भी तो माँ बाप पे रोक लगाते हैं, तो बेटे पे भी रोक लगाना चाहिए ना। जिस काम के लिए हम कहते हैं कि बेटा बाहर 9 बजे जाता, बेटी नहीं जाएगी 9 बजे, तो उसको भी तो कहना चाहिए तुम भी आओ, तो इक्वल है। ये तो दोनों सारा अपराधी में जो डर आएगा वो डर आता है कि उसके ऊपर हमेशा नजर है। उसको अगर उसने अपराध कर दिया तो उसको ये सजा मिलेगी। ये 2 बातें हैं। जैसे कहा आपने कि अगर हर जगह कैमरे हैं तो उस अपराधी में डर है कि मैं यहां पर ये काम नहीं कर सकता। एक डर, उसकी एक मानसिकता को रोक, या उस समय उसके अंदर जो भी भाव आते होंगे, ज्यादा आप बेहतर समझते हैं, एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति में उस समय जो भी भाव आते होंगे, लेकिन अगर उसके मन में वो इतना कॉन्शियस तो होता है कि मुझे सजा नहीं मिले, इतना कॉन्शियस तो मेरी साख नहीं गिरे, तो जब इतना हो तो उसे पता होता है कि मैं यहाँ पर अगर इस जगह मैं इस घटना को करता हूँ पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे देख लेंगे। तो एक वो अपराधी में वो अपराध का डर सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद बच्चे होने के लिए जरूरी है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। आज तक कोई अपराधी बचाएगा, फिर भी लोगों में भय कहाँ है? आज तक कोई अपराधी बचाएगा? सबको सजा सिर्फ अल्टीमेटली मिलती है।
नहीं, आप ट्रायल करें, ट्रायल करवाएं, ट्रायल करा के डे टू डे ट्रायल रखें। जुवेनाइल केस में डे टू डे ट्रायल होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। डे टू डे ट्रायल से रिजल्ट से मतलब नहीं है। डे टू डे ट्रायल एक फियर पैदा करता है, आपको निकलने का रास्ता नहीं देता। चलिए शील जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक शुरू में भी सवाल उठा कि सरकारें जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बच्चे हमारे हैं, हमें खुद को भी अवेयर रहना होगा। एक सामाजिक अवेयरनेस की आवश्यकता है, सख्त नियम बनाने चाहिए, और नियम नहीं उनका फॉलो हो, कि बिल्कुल को कहे जा सके कि ये नियम कायदे बने थे, इसकी वजह से सलाखों के पीछे जमानत भी नहीं हो पा रही है, ताकि दूसरा कोई करता है उसका डर होता है। योगेश जी, बिल्कुल जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है स्कूल का, तो उसी टाइम जो नॉर्म्स होते हैं, तो इसके बाद में सरकार को लगातार, ये कोई भी सरकार हो चाहे अधिकारी हो, उनको लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साल भर 6 महीने जो भी टाइम डिसाइड हो, अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए और स्ट्रिक्टली कर देना चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। और ये जो नियंत्रण है जो सरकारी और जो इस पर बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। एक बात सुशील जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अगर नियम देखिए, हमारे यहाँ पे सख्त नियम भी बना देंगे तो उनके रास्ते भी बहुत हैं। अगर आप किसी स्कूल की मान्यता अगर खत्म कर देते हैं तो वो दूसरा एक एफिडेविट बनाएगा कि हमने बिल्डिंग सबलेट कर दी है, उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, और दूसरा एक नया एक स्कूल तैयार हो जाएगा उसी परिवार का। नहीं, देखिए वैसे वो तो मुझे लगता है कोई मैसेज जाने वाला नहीं लगता। मोहल्ला समिति बनी हुई है, अपराधी के मन में डर पैदा करना, बिल्कुल फास्ट ट्रायल करना, सरकार की तरफ से मैनुअल बनना, स्ट्रिक्ट मैनुअल बनना, और मैनुअल बनने के बाद उसकी मॉनिटरिंग, बिल्कुल रेगुलर मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग सिर्फ निजी स्कूल की नहीं होना, मॉनिटरिंग सिर्फ सरकारी स्कूल की भी होना। वहां भी बच्चे अपने ही हैं जो पढ़ते हैं। आप किसी सरकारी स्कूल में कैमरा हो तो बताते हैं, आज तक ही नहीं लगा। कैमरा तो सबसे बेसिक नीड है, स्कूल की बेसिक नीड कैमरा है। सरकारी स्कूल्स में तो कहीं कहीं पे टॉयलेट्स भी नहीं है। नहीं, टॉयलेट्स नहीं है, बच्चों की व्यवस्था नहीं कर सकते आप। सेफ दे तो कम से कम आप टॉयलेट मत दें, कोई मना नहीं है। आप बच्चों को जमीन पे बैठाएं, कोई मना नहीं है। किताब और सेफ्टी दें। देखिए इसी पे मैं कहना चाह रही हूँ, बच्चा सेफ रहना चाहिए। माँ बाप को सेफ बच्चा चाहिए, कम पढ़ा लिखा चलेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल, अभी पहली आवश्यकता यही रह गई। आज ये बच्चे कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन। एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से ऐसी क्या पोजीशन होगी कि जो बच्चे जाते हैं सुबह के वक्त, एक चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ हमारा यूं होता है, लेकिन अंदर एक डर होता है कि हे ईश्वर वापस सही सलामत लेके आना। ऐसा क्यों? योगेंद्र जी, जिस तरह से जो ये घटनाएं हो रही हैं, सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड गिर रहा है और बहुत छोटी मोटी बहुत समस्याएं, इन सब बातों को ध्यान में रखते सरकार ने जो है प्राइवेटाइजेशन में जो एक कदम बढ़ाया है, वो 75 लाख रुपए देके कि आप सारी फैसिलिटी दीजिए। प्राइवेट स्कूल उसमें जो सारी का भी ध्यान रखा जाएगा, उनके टॉयलेट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी लाइब्रेरी का भी ध्यान रखा जाएगा। स्कूल से नहीं रख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से नहीं रख रहे हैं, सरकारी स्कूल में प्राइवेट। एक बात कहना चाहूंगा, सरकारी स्कूल में तो फिर भी डर होता है टीचर को कि मेरी सरकारी नौकरी चली जाएगी। सरकार तो जिम्मेदारी से बिल्कुल रख रही है। एक जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा ज्योति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप हो सकता है मैं गलत भी हूं, मेरी अपनी ओपिनियन है ये। सरकारी स्कूल में तो चाहे पियोन हो, चाहे टीचर हो या प्रिंसिपल हो, उसको फिर भी डर है कि सरकारी नौकरी चली जाएगी मेरे। वहां इस तरह के मामले ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। वहां गांव की पूरी भीड़ होती है, कोई भी स्कूल गांव के कोने में नहीं है, गांव के बिल्कुल नजदीक है। वहां तो दिक्कतें बहुत हैं, वहां इतना वो नहीं हो सकता। आपके कैमरे, लोगों की नजरें हैं वहां पे, बाकायदा खुले ग्राउंड में एक सबके सामने आपकी प्रेयर होती है, उसके बाद में आप क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों के सामूहिक रूप से होते हैं। और ये सब चीजें तो वहां जहां पे पेरेंट्स को एंट्री नहीं है, आम आदमी उधर देख नहीं सकता। गार्ड चारों तरफ लगा दिए, लेकिन उनके कैमरे बंद है। अगर कैमरा चालू हो तो मुझे लगता है कि आज सबूत होते, और प्रद्युमन का हत्यारा कौन है वो सबके सामने होता। हमारा तो ये कहना है कि 300 स्कूलों को प्राइवेट को दे करके आपने ये साबित कर दिया कि प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं। पहली चीज रेमेडी नहीं है, आप स्कूल अपनी चला नहीं पा रहे। सरकारी स्कूल चलाने के लिए प्राइवेट को क्यों ढूंढना है? उनको पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूलों को गवर्नमेंट पैसे बंद कर देगी, तो वो कैसे करेंगे? और उनका लगातार पैसे कैसे बंद करेंगे? बिल्कुल मॉनिटरिंग तो नहीं कर रहे प्राइवेट स्कूल में, मॉनिटरिंग तो वो फैक्टर है। अब यही तो है सबसे बड़ी परेशानी, नियम कायदे बनाने से काम नहीं चलेगा, उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? अपनी जिम्मेवारी दूसरे को क्यों? बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे।
प्राइवेट के लिए गुणवत्ता नहीं आई, 70 सालों में नहीं आई गुणवत्ता। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो अब नहीं, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता है। स्कूल मैनेजमेजमेंट मॉनिटरिंग से होता है। नहीं, प्राइवेट स्कूल क्यों अच्छा चलता है? उसका मॉनिटर अच्छा होता है, प्राइवेट स्कूल का मॉनिटर अच्छा होता है। इसी को बेटरमेंट करने के लिए हर आदमी अच्छी मतलब आप ये मान चुके कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाला अच्छा है? नहीं, देखिए सब स्कूलों की बात नहीं आपने किसको दिए? प्राइवेट को तो दिए सरकार ने, दिए नहीं है, आपने सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, कंडीशन सिर्फ रेवेन्यू से फुलफिल हो रही है। स्टैंडर्ड उसका 200 करोड़ का होना चाहिए, 72 लाख का होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए। आएंगे ना तब पता चलेगा। आप बताएं कि बड़ी कंपनी स्कूल चलाएगी? सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पर स्कूल का हेड मास्टर चलाता है, सारी चीजें आप ग्राउंड लेवल पे देखें सबको स्कूल चलाने मैं माफी चाहूंगा। देखिए, सरकारों की नीयत पे हमें कोई संदेह नहीं है। संदेह सिर्फ वहां होता है जब हमारा एक्शन और सिस्टम है वो कहीं लचर होता है, रास्ते निकाल लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक भी सजा कहीं जाती है तो उसकी दहशत होनी चाहिए। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। स्लोगन एक पुलिस का बड़ा ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, नजरों को भी अच्छा लगता है, कानों को भी अच्छा लगता है कोई बोलता है तो, लेकिन उसका अंदाज क्या है वो सबसे बड़ी बात है। आज तो यही स्थितियां हो गई हैं कि जो बेचारा पीड़ित है उसमें डर है और अपराधी एकदम मस्त हैं। आज भी कोई वायरल हो रहा था वीडियो कि मंत्री और एसएचओ के साथ में अपराधी खड़ा हुआ 307 के मुकदमे में वांछित है और वो आराम से खड़ा हुआ। इंचार्ज से पूछा जा रहा है कि आप इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कि नहीं फलानी जगह के सीओ साहब जांच कर रहे हैं तो वही करेंगे अरेस्ट। ये हालात हमारे कानून का होगा कि कौन मंत्री के साथ में खड़ा है, किसी के साथ में खड़ा है, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होगी। मुझे लगता है कि कानून का मतलब कानून है, कानून की नजर में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये सरकारों की, देखिए इससे बच नहीं सकते, कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। महज ये कहें कि, और लेकिन पेरेंट्स को भी ये अब गौर फरमाना होगा कि हम केवल सरकारों के रवैये के भरोसे रहें तो बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे अपने बच्चे हैं, वो भारत का भविष्य है। सरकारों की नजर में कितना है, लेकिन अपनी नजर में जरूर है। सरकारें भी समाज का अंग है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि अब इस पे एक्शन प्लान होना चाहिए। मैं सीबीआई को जांच दे देना, एसआईटी का गठन कर देना, कमेटी बना देना, उससे रिजल्ट हासिल नहीं होने वाले जब तक कि खौफ इस अपराध के बदले सजा क्या मिलती है वो नहीं होगा। तब तक मुझे लगता है कि लगाम लगना बहुत मुश्किल है। चाहे कितने सख्त कानून बना दीजिए, जब तक उनका उपयोग ही नहीं होगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।